जय हिंद दोस्तों, आई एम सी अंकित जैन एंड अगेन टुडे आई एम विथ अ न्यू वीडियो जिसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पिक किया है मैंने डिस्कशन के लिए। काफ़ी लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं और मैंने देखा है कि कई लोग जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनको खुद को भी पता नहीं होता कि इसका ऑपरेशन कैसे होता है। बस किसी के कहने के अनुसार वो करते रहते हैं और काफ़ी साल से काम करते रहते हैं। सो टुडेज टॉपिक इज चिट फंड। आप लोगों ने सुना होगा चिट फंड, इसको कई नामों से जाना जाता है लोकल भाषा में। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ नॉर्थ की साइड अगर देखें तो इसको कमेटी बोल देते हैं। कमेटी में हिस्से मेंबर बन गए, कमेटी उठा ली, कमेटी में नुकसान हो गया, आप लोगों ने सुना होगा। राजस्थान साइड चले जाइए, इसको लॉटरी बोलते हैं, लॉटरी खेल रहे हैं जी। साउथ साइड चले जाइए, इसको चिट्टी बोलते हैं। सो इनफॉर्मल इकोनॉमी में ये पैन इंडिया वाइज ये ऑपरेट करती है, ठीक है। सो चिट फंड को मैं कमेटी बोलने वाला हूं अपने इस वीडियो में आगे। सेकेंडली आपको बता दूं, चिट फंड दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं रजिस्टर्ड, जो एकदम फॉर्मल इकोनॉमी में बैंक के थ्रू आप डिपॉजिट करते हो, पैसा मिलता है। मैं आज उनकी बात नहीं करने वाला। जैसे आपने नाम सुना होगा शारदा चिट फंड, ये जो सहारा का स्कैम भी था वो भी एक चिट फंड का ही स्कैम था। तो मैं उसकी बात नहीं करने वाला। मैं इनफॉर्मल इकोनॉमी, मतलब जहां कैश की डीलिंग की जाती है, कैश से डीलिंग की जाती है पेमेंट और रिसीट्स के लिए, ठीक है। सो व्हाट इज द चिट फंड, उसी को समझाने के लिए आज मैंने एक छोटा सा डायग्राम प्लस कुछ कैलकुलेशंस करी है ताकि आप लोग समझ पाएं। अब आपको इसका बैकग्राउंड बताऊं तो चिट फंड का ऑलमोस्ट जो पर्पस है वो एक बैंक का पर्पस ही है लगभग। आप समझते हो कि बैंक क्या करता है कि किसी के पास अगर एक्स्ट्रा सरप्लस फंड्स हैं, किसी के पास एक्स्ट्रा पैसा है तो वो बैंक में जाके डिपॉजिट कर देता है, और बैंक क्या करता है उस फंड्स को आगे किसी को लोन दे देता है जिसको रिक्वायरमेंट होती है। तो किसी का सरप्लस फंड कहीं जाके लोन के रूप में किसी को मिल जाता है। बैंक कैसे इनकम कमाता है? फॉर एग्जाम्पल वो एफडी या सेविंग बैंक पे इंटरेस्ट देगा 4%, 8-6%, और आगे लोन पे वो इंटरेस्ट लेगा 10%, 12%। सो बीच की जो इनकम होती है वो बैंक की होती है। अब इसमें जो बैंक में पैसे देता है उसको सेफ्टी क्यों महसूस होती है? क्योंकि बैंक इज द मीडिएटर। बैंक गारंटी है कि उसका पैसा कहीं नहीं जाएगा, और बैंक के पीछे बैकअप है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, आरबीआई का, कि बैंक में पैसा सेफ है, कोई डिफॉल्ट नहीं होने वाला। सो इसीलिए जो आदमी पैसा देता है वो बड़ा ही सेफ महसूस करता है। अब इनफॉर्मल इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम है? जहां लोग कैश में पैसा कमाते हैं। इनफॉर्मल इकोनॉमी आप समझ ही रहे हैं कि जो बुक्स पे नहीं होती, कैश में जहां सारी काम किया जाता है, बुक्स में नहीं मेंशन किया जाता। तो जो आदमी कैश में पैसा कमाता है, अब वो क्या करता है, वो भी कैश को कहीं इन्वेस्ट करना चाहता है, और सिमिलरली किसी आदमी को नीड होती है पैसे की। सो वो बैंक में ना जाके ये इनफॉर्मल मॉडल चूज करते हैं, जिससे पहली चीज ना तो कोई पेपर वर्क होता ज़्यादा। बैंक में आप जाओगे तो बैंक में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ है, गिरवी रखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ता, यहाँ पे सब ट्रस्ट पे चलता है। लोग जानकार होते हैं एक दूसरे के और उसी के हिसाब से चलते हैं। सो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है एक कमेटी का, जिसके ऑर्गेनाइजर है मिस्टर ए। अब कमेटी कैसे ऑपरेट करती है समझिए आप लोग। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए एक आदमी है जिन्होंने एक नई कमेटी स्टार्ट करी है। अब कमेटी में सबसे पहले मेंबर बनाए जाते हैं, मतलब कौन कौन इस कमेटी में पैसे डालना चाहता है। सो मिस्टर ए ने BCDEFGHIJKL कुल मिला के मिस्टर ए को मिला के 12 आदमी इस कमेटी के मेंबर बन गए। अब आप ये ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि ये जो आदमी मेंबर बने हैं ये सब आपस में एक दूसरे को जानते हो सकता है ये 2-3 आदमी आपस में जानते हो, फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, लेकिन ये हमेशा नहीं होता कि ये सब एक दूसरे को जानते हो। लेकिन कॉमन चीज क्या है, ये सब मिस्टर ए को जानते हैं। तो ये सब मिस्टर ए के ट्रस्ट पे इस कमेटी के मेंबर बने हैं। मतलब अगर कोई इस कमेटी में डिफॉल्ट होता है तो मिस्टर ए विल बी रिस्पॉन्सिबल एंड मिस्टर ए हैव टू कॉम्पेंसेट द लॉस। सो इस बेस पे ये 12 मेंबर कमेटी के मेंबर बने हैं। अब कमेटी में होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल अब सारे मेंबर बन गए, कमेटी स्टार्ट हो गई। अब कमेटी एक पर्टिकुलर अमाउंट के लिए बनाई जाती है, मतलब कि भैया आप मेंबर बन गए, अब हर महीने कितना पैसा कंट्रीब्यूट करोगे आप लोग।
सो एक अमाउंट डिसाइड की जाती है कि भैया हर महीने हर मेंबर को इतना पैसा देना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में मैंने लिया है 1 लाख रुपीज ईच। सो हर मेंबर को हर महीने 1 लाख रुपए देना है, प्लस ये कितने टाइम पीरियड तक देना है। सो जनरली जितने मेंबर होते हैं ये उतने ही टाइम पीरियड की होती है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 12 मेंबर हैं तो ये 12 मंथ्स तक चलेगी, क्योंकि हर महीने 1-1 लाख रुपए सब कंट्रीब्यूट करेंगे। उसमें क्या होगा, वो पैसा कोई उठा लेगा, ऐसे हर महीने 12 महीने तक सबको अमाउंट भी मिल जाएगी। सो अगर मैं दोबारा समझाऊं, होने क्या वाला है कि सारे मेंबर 1-1 लाख रुपए एक पूल बनाया, कॉमन पूल में पैसे आ गए। अब जिस मेंबर को जरूरत है, जिस मेंबर को नीड है मनी की, वो इसमें से पैसे उठा ले, वो पूल का पूल ले जाए। लेकिन पूल ऐसे ही नहीं मिलने वाला उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इसके लिए सिंपल, आप बैंक से भी लोन लेते हो तो आपको एक इंटरेस्ट का एलिमेंट देना पड़ता है, ब्याज चुकाना पड़ता है। सो कमेटी में भी एक इंटरेस्ट फैक्टर है, जो जिस रेट जिसके हिसाब से वो उसको पूल को दिया जाएगा। सो इस एग्जाम्पल को होगा क्या, आप समझिए 10 मेंबर 12 मेंबर हर महीने 1-1 लाख रुपए इकट्ठा करने वाले हैं। हर महीने इन 12 में से एक मेंबर उस पूल को ले जाएगा, जिसको जरूरत होगी, जिसको ज्यादा जरूरत होगी वो पहले पैसे उठाएगा और वो ज्यादा इंटरेस्ट पे पैसे उठा सकता है। ठीक है, सो ऐसे ही हर मेंबर हर महीने 1-1 मेंबर का नंबर आएगा पूल को उठाने का। तो 12 महीने में 12 बार पूल उठ जाएगा। सो 12 के 12 मेंबरों को पूल 1-1 बार मिल जाएगा। सो हर महीने कंट्रीब्यूट करेंगे और हर महीने 1-1 बार पूल मिलता जाएगा। तो देखिए एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं। 1 लाख रुपए ईच, 12 मेंबर, 12 लाख रुपए का पूल बन गया फर्स्ट मंथ में। अब मिस्टर डी को जरूरत है पैसे की, तो मिस्टर डी बोला ये पूल मैं लूंगा, आप मुझे दे दीजिए। तो ये 12 के 12 लाख उनको नहीं दे दिए जाएंगे, उनको बोला जाएगा भैया क्या बिड लगाते हो, क्या बिड लगा रहे हो, कितना ब्याज पे करना चाहते हो। सो ध्यान रखना, जिसकी जितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है वो उतना ब्याज देने के लिए भी तैयार हो जाता है कई बार। और कई बार ऐसा भी होता है कि किसी को ज़रूरत ही नहीं है पैसे की, तो मिनिमम से मिनिमम इंटरेस्ट पे कोई ना कोई उठा लेता है कि चलो जी इतना जो एफडी में ब्याज, जो बैंक में एफडी में ब्याज मिलता है वो ले लेते हैं यहाँ से, चलो। सो मिस्टर डी बोला कि जी मैं 10,80,000 रुपए में ये पूल उठा लेता हूं। अब समझना 10,80,000 का क्या मतलब है। 12 लाख वाली चीज के बदले मिस्टर डी को 10,80,000 मिलेंगे। सो एक तरीके से जो अब होगा क्या कि मिस्टर डी को हर महीने 1-1 लाख रुपए देना है, लेकिन उसको शुरू में मिल कितना रहा है, 10,80,000 रुपए। तो ओरिजिनली आप सोचो मिस्टर डी हर महीने 1-1 लाख करके 12 लाख रुपए पे करने वाला है, लेकिन उसको मिला कितना, 10,80,000 रुपए। सो 1,20,000 का जो गैप है वो क्या है, वो है उसका इंटरेस्ट, कि भैया आपने 12 महीने सबसे पहले महीने में 10 लाख रुपए उठा लिए, तो इसका आपको ब्याज चुकाना पड़ेगा। सो 1,20,000 इज द इंटरेस्ट। लेकिन आपको यह बता दूं कि ये इंटरेस्ट भी कभी फाइनल नहीं होता कि भैया 1,20,000 रुपए फिक्स हो गया, क्योंकि हर महीने इंटरेस्ट चेंज होने वाला है। आप देखते जाइए, अभी इस कैलकुलेशन को आपको समझ आ जाएगा। सो इस कैलकुलेशन में मिस्टर डी ने 10,80,000 रुपए में ये पूल उठाया। अब यूं बताओ, जब मिस्टर डी को 10,80,000 रुपए देने हैं और कितने मेंबरों का पूल है, 12, तो एक मेंबर को कितने पैसे देने, एक तरीके से 10,80,000 डिवाइड बाई 12। सो हर मेंबर 90,000 रुपए कंट्रीब्यूट कर देगा, क्योंकि जो इंटरेस्ट फैक्टर है वो एक तरीके से मेंबर के घर में रह गया। पूल 1 लाख का था, लेकिन क्योंकि मिस्टर डी कम पैसे पे उठाएगा उसको, तो अब हर मेंबर को 10,000 रुपए कम कंट्रीब्यूट करने हैं। दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं कि सबने कंट्रीब्यूट तो 1-1 लाख ही किया था, लेकिन 1,20,000 मिस्टर डी ने इंटरेस्ट फैक्टर के काट के पैसे उठाए हैं। तो 1,20,000 का जो इंटरेस्ट इन दोनों का गैप है, ये 1,20,000 मेंबर्स में ही वापस बट जाएगा। सो 1,20,000 अगर 12 मेंबर में बटेगा तो 10,000 रुपए फॉर ईच मेंबर मिल जाएगा। सो एक तरीके से इनको 1 लाख देना था, 10,000 इनको इंटरेस्ट मिल गया, सो नेट इनको 90,000 ही देना पड़ा। सो आप देखो, फर्स्ट कमेटी में मिस्टर डी पैसे उठा गए और हर मेंबर को 90,000 देना पड़ा। अब नेक्स्ट मंथ क्या होगा, नेक्स्ट मंथ फिर पूल बनाया जाएगा। अब आप देखिए ऑर्गेनाइजर का क्या रोल है। मैंने आपको बताया कि ये ऑर्गेनाइजर कमेटी ऑर्गेनाइज करता है। किसी का भी डिफॉल्ट होगा तो सारा रिस्क ये उठाने वाला है।
तो इसका सर क्या फायदा, कुछ एक्स्ट्रा फायदा तो होना चाहिए। जब कोई आदमी इतना बड़ा रिस्क लेता है, पूरी कमेटी ऑपरेट करता है, सारी फंक्शनिंग कराएगा, मीटिंग कराएगा, बिडिंग कराएगा, तो इसका क्या फायदा। तो इस ऑर्गेनाइजर के बेनिफिट कई कई अलग अलग तरह के देखे हैं। जो मैंने जनरली कॉमन देखा है कि जो ये सेकंड कमेटी है, ये पूरा का पूरा पूल ऑर्गेनाइजर को दे दिया जाएगा विदाउट एनी इंटरेस्ट। कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज करेंगे ऑर्गेनाइजर से। इसका मतलब क्या कि ये जो 12 लाख रुपए का पूल है, ये पूरा का पूरा 12 लाख, देखो डी को तो कम दिया था, ए को पूरा मिलेगा। कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे भैया आपसे, क्योंकि आप इतना रिस्क उठा रहे हो, पूरी कमेटी चला रहे हो। सो मिस्टर ए, अब मिस्टर ए भी तो एक मेंबर था ना, सो सेकेंड पूल चला गया मिस्टर ए को। अब 12 लाख रुपए मिस्टर ए को देने हैं और 12 आदमी मिलकर देंगे, तो हर मेंबर को 1-1 लाख रुपए देना है। सो जनरली सेकेंड कमेटी ऑर्गेनाइजर की दे दी जाती है। इसके अलग अलग मेथड है। कई लोग कहते हैं कि कमीशन, कई कमेटीज में होता है कि जी टोटल कमेटी की जो भी अमाउंट है ना, उसका 5% कमीशन दे देंगे ए को। सो अलग अलग ऑपरेशन हो सकते हैं ऑर्गेनाइजर को कॉम्पेंसेट करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड कमेटी 12 लाख का पूल आया, बिड अमाउंट 11,10,000 रुपए सी। अब आप समझिए इसको बिड अमाउंट क्यों कह रहा हूं। कई बार क्या होता है, 2-3 आदमियों को जरूरत आ जाती है, सी भी बोल रहा है मुझे भी पैसे चाहिए, एल भी बोल रहा है, के भी बोल रहा है। तो उस केस में जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट पे करने के लिए तैयार होता है, उसको वो कमेटी दे दी जाती है। बिडिंग इसलिए बिड बोल रहे हैं, सी बोल रहा है जी जी मेरे को और कम दो। फॉर एग्जाम्पल अगर सी की जगह यहां पे एल बोलता कि जी मैं 11,05,000 में ले लूंगा, तो हम एल को दे देते। अगर और भी कोई कम होने वाला होता, जितना कम, क्योंकि जितना कम होता जाएगा उतना इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। सो इस केस में, हमारे केस में सी को ये कमेटी अलॉट की गई 11,10,000 रुपए। सो इसका कंट्रीब्यूशन कितना आया पर मेंबर को, 92,500। आप देखते जाओगे जैसे जैसे कमेटी के महीने बढ़ते जा रहे हैं, बिड अमाउंट बढ़ती जा रही है, मतलब ज्यादा पैसा मिलने लगा है। कारण क्या है इसका, कंट्रीब्यूशन बढ़ता जा रहा है। कारण क्या है इसका कि सर डी को जो पैसा मिला था वो पहले महीने में मिल गया और 12 महीने तक उस पैसे को उसने यूज किया। तो एक तरीके से डी को जो इंटरेस्ट पे करना है वो 12 महीने का करना है। लेकिन जैसे जैसे कमेटी आगे बढ़ती जाएगी, अब फॉर एग्जांपल 8th मंथ की कमेटी मिस्टर ई को मिल रही है। अब मिस्टर ई की क्या पोजीशन है, ये पहले 7 कंट्रीब्यूशन तो दे चुके हैं, अब उनको पैसा मिला है फुल अमाउंट। तो ये फुल अमाउंट यूज करने के लिए उनके पास सिर्फ 4 ही महीने बचे हैं। तो एक तरीके से इनका इंटरेस्ट फैक्टर जो है ये 4 ही महीने का है। अब आप समझना जो मैं कह रहा था कि मिस्टर डी का जो इंटरेस्ट डे 1 पे कैलकुलेट करते हैं वो कभी भी फाइनल नहीं होता। कारण मिस्टर डी 10,80,000 रुपए में कमेटी उठा के ले गए थे। सो उस टाइम हमने कहा था कि सर 1,20,000 रुपए उसका इंटरेस्ट हो गया। क्यों? क्योंकि अब वो 1-1 लाख रुपए हर महीने देगा। लेकिन आप देख रहे हो उसके बाद 1-1 लाख रुपए नहीं जा रहा, हर महीने कुछ ना कुछ इंटरेस्ट का फैक्टर बीच में आ रहा है। सो टोटल आप देखो हर महीने 1-1 मेंबर कमेटी उठाया, पहले डी को मिली, ए को मिली, सी को मिली, एल को मिली, के को मिली। इस तरीके से हर मेंबर को पूल उठाने का मौका मिल गया। हर महीने कंट्रीब्यूशन हुआ है और फाइनल कंट्रीब्यूशन अगर मैं इसका जोड़ मारूं कि एक मेंबर ने पूरी कमेटी में कितना कंट्रीब्यूट किया, दिस इज 11,48,300,333। सो आप मिस्टर डी का देखना, मिस्टर डी को पैसे कितने मिले थे, 10,80,000, लेकिन उन्होंने टोटल कंट्रीब्यूशन कितना किया, 11,48,000। सो उनका इंटरेस्ट एक तरीके से 68,000 हुआ और 68,000 भी उन्होंने इंस्टॉलमेंट में दिए हैं पैसे। सो मिस्टर डी का इंटरेस्ट 1,20,000 नहीं था, 1080 माइनस जो फाइनल कंट्रीब्यूशन। सो पहली चीज, कभी भी आप कमेटी में रिटर्न डे 1 या जिस दिन आप कमेटी उठाते उस दिन नहीं बता सकते, क्योंकि अगली कमेटी किस बिड पे जानी है आपको नहीं पता, क्योंकि अगला कंट्रीब्यूशन नेक्स्ट बिड पे डिपेंडेंट है। सो यहां पे जो कमेटी उठाएगा तो यहां पे देखेगा, ऐसे कहते हैं जी आज की कमेटी तो इस रेट पे चली गई, उस दिन के लिए तो ठीक है। वो मिस्टर डी ने 1,20,000 पे कमेटी उठाई तो उस दिन के लिए तो ठीक है वो कि भैया क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट गया, लेकिन अगले हर महीने वो कंट्रीब्यूशन चेंज हो जाना है। सो फाइनल आपको क्या रिटर्न मिला वो लास्ट में पता चलता है। सो आप देखो 2 पर्पस सॉल्व हो रहे हैं यहाँ पे। जिसको पैसे की जरूरत थी वो हर महीने अपने अपने पैसे लेते जा रहा है, और जिसको कंट्रीब्यूशन करना था
वो भी। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, सबका कंट्रीब्यूशन 11,48,333 हुआ है, लेकिन जो सबसे लास्ट में आदमी है, अब देखो लास्ट वाले आदमी को पूरा पैसा मिला है 12 लाख रुपए, क्योंकि इसके बाद तो कुछ था ही नहीं, इसके बाद तो कमेटी खत्म हो जानी थी। सो इसने पैसा दिया इतना, पैसे मिले इतने, इसने पैसा दिया इतना, पैसे मिले इतने। सो हर आदमी का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होगा और करेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट साल के एंड में जाके आएगा। नाउ आई वांट टू डिस्कस द रिस्क। इसमें रिस्क क्या है? सबसे बड़ा रिस्क है, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर डी ने 10,80,000 रुपए पिक कर लिए, ठीक है। सो उसने तो अभी पहले महीने का कंट्रीब्यूशन 90,000 ही दिया है। अगर मिस्टर डी ये पैसे लेके भाग जाता है, कोई जानता नहीं, जरूरी नहीं है सब जानते हो, और जानते भी हो तो भी आप पकड़ नहीं पाओ इसको, तो ये 10 के 10,80,000 इन सब मेंबर्स का के कंट्रीब्यूशन चला गया। सो दिस इज द मेजर रिस्क। अब अगर मिस्टर डी डिफॉल्ट करता है, मतलब पूरी कमेटी में अगर कोई भी मेंबर डिफॉल्ट करता है, तो मिस्टर ए इज द पर्सन हु विल बी लाइबल फॉर कॉम्पेंसेशन। मिस्टर ए ने जिम्मेदारी ली थी, तो मिस्टर ए डिफॉल्ट करेगा। सो कभी भी इस टाइप के इनफॉर्मल कमेटी में जुड़ने से पहले आपको ऑर्गेनाइजर देखना चाहिए कि ऑर्गेनाइजर कौन है। ऑर्गेनाइजर स्ट्रांग होना चाहिए, उसकी मार्केट वैल्यू, मार्केट में गुडविल अच्छी होनी चाहिए, जिसको अपनी रेपुटेशन की फिक्र हो कि मेरा नाम नहीं खराब होना चाहिए, पैसे लग जाएं। लेकिन अगर आपका ऑर्गेनाइजर हल्का होगा तो कमेटी में आप कंट्रीब्यूशन, फॉर एग्जांपल आप ये देखो, ये जो जी है जिसको सबसे लास्ट में पैसे मिले, इसने 11 कमेटी के पैसे भरे, 11 कंट्रीब्यूशन। अगर कहीं भी डिफॉल्ट हो गया तो मिस्टर जी का सारा कंट्रीब्यूशन चला गया। तो कमेटी का सबसे बड़ा रिस्क है डिफॉल्ट का, कि अगर किसी भी मेंबर ने डिफॉल्ट कर दिया तो ऑर्गेनाइजर शुड बी स्ट्रांग इनफ टू कॉम्पेंसेट अदर मेंबर्स, ठीक है। दूसरी चीज, ये इनफॉर्मल सेक्टर में होती है तो सारी जगह कैश की डीलिंग चली जाती है। और ऑर्गेनाइजर का क्या फायदा हो रहा है सर? ऑर्गेनाइजर को सर दो चीज, एक तो एज अ मेंबर उसको कंट्रीब्यूशन कितना देना पड़ा है? 11,48,000 रुपए। पैसे कितने मिले? 12 लाख रुपए। सो एक तो ये इंटरेस्ट का फायदा हो गया, और कोई ब्याज भी उसको देना नहीं पड़ा 12 लाख रुपए पे। सो ओरिजिनली कंट्रीब्यूशन जो ऑर्गेनाइजर का है वो फायदे में पहुंच गया वो। सो इन दिस वे द कमेटी ऑपरेट्स। इस तरीके से कमेटी ऑपरेट की जाती है। सो उन्हीं लोगों को करनी चाहिए जहां पे ऑर्गेनाइजर बहुत स्ट्रांग है। मेंबर आप जानते हो नहीं जानते हो, ऑर्गेनाइजर स्ट्रांग होना चाहिए। सो आई होप आप लोग समझ पाएंगे होंगे कि कमेटी क्या होती है। कमेटी में इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे होता है वो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, इफ़ यू वांट आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो, कि अगर किसी भी मेंबर को अपना इंटरेस्ट निकालना है कि मुझे कितना रिटर्न मिला, so that we can also calculate very easily. So that's all for today. If you like the video, please subscribe to our channel and share. Thank you.